नमस्कार दोस्तों, देखिए आज हम पढ़ेंगे जनन तंत्र और जनन तंत्र के बारे में जानेंगे। और जनन तंत्र में हम मानव नर जनन तंत्र तथा मानव मादा जनन तंत्र पढ़ेंगे। देखिए जनन तंत्र, जनन क्या होता है? जनन तो देखिए जनन के द्वारा जीव अपने समान संतति या संतान उत्पन्न करता है। ठीक है, जीव अपने समान संतति या संतान उत्पन्न करता है जिससे उसकी निरंतरता बढ़ती रहती है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? जनन। जैसे जीवों द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करना और उसकी निरंतरता को बढ़ाए रखना जनन कहलाता है। प्रत्येक जीव जनन के द्वारा अपनी जाति की अपनी जो जाति होती है उसको बनाए रखता है। जैसे जाति मीन्स ये नहीं है भैया जो अपनी कास्ट होती है वो नहीं, जाति मीन्स होता है जैसे कोई शेर है, अब शेर जनन करेगा तो उसका बच्चा हुआ, बच्चा बड़ा होकर शेर बनेगा या शेरनी बनेगी। ठीक है ना, जैसे मानव जनन करेगा तो बच्चा पैदा होगा, बच्चा आगे जाके मानव ही बनेगा। ठीक है ना, तो ये एक अपनी जाति को बनाए रखता है। ठीक है ना, और वो किसके द्वारा संभव होता है? जनन के द्वारा। जनकों के आधार पर जनन दो प्रकार का होता है। जो जनक होते हैं उनके आधार, जनक मीन्स पिता, वैसे तो जनक मीन्स पिता होता है, लेकिन जो जन्म देते हैं उनके आधार पर जनन दो प्रकार का होता है। पहला जनन जो होता है वो होता है लैंगिक जनन। ठीक है भैया, दूसरा जो जनन है वो है अलैंगिक जनन। दोनों जनन हो गए, पहला है लैंगिक जनन, दूसरा है अलैंगिक जनन। अब देखिए हम यहाँ लैंगिक जनन पढ़ते हैं सबसे पहले। अब लैंगिक जनन में क्या होता है? लैंगिक जनन में ऐसी कोई खास विशेष बात नहीं है लैंगिक और अलैंगिक में, बस सिर्फ आपको ध्यान रखना है लैंगिक जनन जो है उसमें नर व मादा दोनों ही भाग लेते हैं, तथा अलैंगिक जनन में नरी भाग लेगा या मादा दोनों में से एक भाग लेता है। ठीक है भैया, अलैंगिक जनन में या तो नरी भाग लेगा या मादा ही भाग लेगा। ठीक है, दोनों में से एक भाग लेगा, जबकि लैंगिक जनन में नर तथा मादा दोनों ही भाग लेते हैं। ठीक है ना, अब देखिए लैंगिक जनन किसे कहते हैं? तो वो देखिए युग्मकों की सहायता से होने वाले जनन को लैंगिक जनन कहा जाता है। युग्मकों की सहायता से होने वाले जनन को क्या कहा जाता है? लैंगिक जनन। या आप ऐसे कह सकते हो ऐसा जनन जिसमें संतति पैदा करने के लिए नर व मादा भाग लेते हैं, उन्हें लैंगिक जनन कहते हैं। देखिए फिर आगे अलैंगिक जनन किसे कहते हैं वो देख लीजिए। ऐसा जनन जिसमें कोई अकेला नर या मादा भाग लेके नई संतति पैदा करते हैं उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है भैया,
अब ये अलैंगिक और लैंगिक जनन हो गया। अब देखिए हम आगे पढ़ते हैं नर जनन तंत्र। अब नर जनन तंत्र जो है वो देखिए कैसे होते हैं। नर जनन तंत्र, अब नर जनन तंत्र जो है उसमें कौन कौन से अंग भाग लेते हैं वो देखिए। सबसे पहले तो लेगा वृषण, ठीक है भैया, वृषण नर जनन तंत्र में भाग लेगा। दूसरा है शुक्रवाहिनी, थर्ड नंबर पे आता है शुक्राशय, ठीक है भैया। चौथे नंबर पे आता है शिशन, ठीक है भैया। आगे आता है प्रोस्टेट ग्रंथि, ये सारे अंग मिलके नर जनन तंत्र का निर्माण करते हैं। कौन कौन से? वृषण है, शुक्रवाहिनी है, शुक्राशय है, शिशन है और प्रोस्टेट ग्रंथि। ये सारे जो अंग है ये मिलके नर जनन तंत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है भैया। अब इसमें जो नर जनन तंत्र का निर्माण करेंगे वो दो प्रकार से होगा। देखिए दो प्रकार से होगा। कैसे? एक तो होगा प्राथमिक लैंगिक अंग, ठीक है भैया, और सेकंड नंबर का जो होगा वो द्वितीयक लैंगिक अंग होगा। अब ये क्यों ऐसे डिवाइड क्यों किए कि प्राथमिक लैंगिक अंग क्यों बनाया, द्वितीयक लैंगिक अंग क्यों बनाया? तो देखिए जो हमारे शरीर के अंदर के अंग होते हैं उनको तो हम कहते हैं द्वितीयक लैंगिक अंग, और जो प्राथमिक लैंगिक अंग है वो शरीर के बाहर वाले हिस्सों को कहते हैं। जैसे वृषण जो होते हैं वो शरीर के बाहर होते हैं तो उनको प्राथमिक लैंगिक अंग में चुना गया है, जबकि शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, शिशन और प्रोस्टेट ग्रंथि ये शरीर के आंतरिक भाग होते हैं, इसलिए इनको द्वितीयक लैंगिक अंग में चुना गया है, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राथमिक लैंगिक अंग। तो देखिए प्राथमिक जो लैंगिक अंग है अंग जो है तो आपको मैंने पहले ही बता दिया इसमें क्या होता है, वृषण, और शरीर में हमारे वृषणों की संख्या एक जोड़ी पाई जाती है, और जो एक जोड़ी पाई जाती है जो उदर गुहा के नीचे, उदर गुहा के नीचे होती है, ठीक है भैया। कहां पाई जाती है? उदर गुहा के नीचे पाई जाती है, और कितनी होती है? एक जोड़ी, ठीक है भैया। अब क्या होता है देखिए, और ये कहां लगे होते हैं? वृषण कहां होते हैं? वृषण कोषों में। कहां पाए जाते हैं? वृषण कोषों में पाए जाएंगे वृषण, ठीक है भैया। आगे देखिए तो नर में वृषण जनक कहलाते हैं, नर में जो वृषण होते हैं वो जनक कहलाते हैं, ठीक है भैया। अब जनक क्यों कहलाते हैं? तो देखिए यहां से शुक्राणु उत्पन्न होता है, वृषण से शुक्राणु उत्पन्न होगा जो मादा अंडाणु से क्रिया करके संतान उत्पन्न करने में काम आता है, इसलिए इसको नर वृषण जनक भी कहते हैं, क्योंकि इसमें शुक्राणु उत्पन्न होते और शुक्राणु मादा अंडाणु से क्रिया करके संतान उत्पन्न करता है, ठीक है भैया। अब देखिए जो वृषण है वो दो ग्रंथियों का काम करेगा, एक तो बाह्यस्रावी ग्रंथि के रूप में और एक अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में, ठीक है। अब देखिए बाह्यस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करेगा तो यहां पर ये शुक्राणु छोड़ेगा, ठीक है। आप ध्यान रखना, बाह्यस्रावी ग्रंथि के रूप में जब वृषण कार्य करता है तो शुक्राणु छोड़ता है, तथा अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन छोड़ेगा, ठीक है भैया। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन छोड़ता है अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में।
तो देख लीजिए, एक बार दोबारा देख लीजिए, प्राथमिक लैंगिक अंग जो है वो वृषण है, और वृषण हमारे शरीर में एक जोड़ी पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाएंगे? उदर गुहा के नीचे, ठीक है। और ये किन से जुड़े होते हैं या किन में पाए जाते हैं? वृषण कोशों में। अब नर जनन तंत्र में वृषण को जनक कहा जाता है, क्योंकि ये इसमें शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में, जो मादा अंडाणुओं से क्रिया करके संतान उत्पन्न करने में सहायक होता है। वृषण जो है दो तरह की ग्रंथियों में काम करता है, बाह्य स्रावी ग्रंथि के रूप में और अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में। बाह्य स्रावी ग्रंथि के रूप में शुक्राणुओं को छोड़ता है, जबकि अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को छोड़ता है। ठीक है भैया, आगे देखिए द्वितीयक लैंगिक अंग। द्वितीयक लैंगिक अंग जो है वो देखते हैं हम। अब द्वितीय लैंगिक अंग में मैंने आपको बता दिया शुक्रवाहिनी है, शुक्राशय है, शिशन है, प्रोस्टेट ग्रंथि है। अब सबसे पहले जो है वो हम शुक्रवाहिनी पढ़ेंगे। ठीक है भैया, सबसे पहले पे हम शुक्रवाहिनी पढ़ते हैं। और शुक्रवाहिनी देखिए, शुक्रवाहिनी जो होती है वो वृषणों से निकलकर शुक्राशय तक जाती है। ठीक है भैया, या आप कह सकते हो वृषण और शुक्राशय को जोड़ने वाली नलिका को शुक्रवाहिनी नलिका कहते हैं। वृषण तथा शुक्राशय को आपस में जोड़ने वाली नली को शुक्रवाहिनी नली कहते हैं। ठीक है, अब वृषण में जो शुक्राणु उत्पन्न होंगे, वृषण में जो शुक्राणु उत्पन्न होते हैं, उन शुक्राणुओं को शुक्राशय तक पहुंचाने का कार्य शुक्रवाहिनी करती है। ठीक है भैया, शुक्रवाहिनी नली एक नलिका संरचना होती है। भाई एक नली होती है, कैसी? गोलाकार नली होती है, उसके तहत शुक्राणुओं को शुक्राशय तक पहुंचा देती है। ठीक है, आगे देखिए हमारा आता है शुक्राशय। द्वितीय लैंगिक अंग में शुक्राशय, और शुक्राशय में देखिए क्या होता है। शुक्राशय जो होता है, शुक्राशय एक थैलेनुमा संरचना होती है। शुक्राशय की जो संरचना होती है वो एक थैलेनुमा संरचना होती है। ठीक है भैया, एक थैलेनुमा संरचना होती है जो मूत्राशय के पृष्ठ भाग पर स्थित होता है। जहां हमारा मूत्राशय होता है, ये थैलेनुमा संरचना जो होती है वो मूत्राशय के पृष्ठ भाग पर स्थित होता है। ठीक है भैया, शुक्राशय जो होता है वो मूत्राशय के पृष्ठ भाग पर स्थित होता है, और इसकी संरचना एक थैलेनुमा होती है। यह वृषणों में बनने वाले शुक्राणुओं को संग्रह करने का कार्य करता है। जो वृषणों में जो शुक्राणु बनेंगे, उन शुक्राणुओं को ये अपने पास बुलाने का और एकत्रित करने का कार्य करता है। क्या? ठीक है भैया, एक बार फिर से, शुक्राशय थैलेनुमा संरचना होती है, यह मूत्राशय के पृष्ठ भाग पर स्थित होता है तथा वृषणों से बनने वाले शुक्राणुओं को अपनी ओर संग्रहित करने का कार्य करता है। ठीक है भैया, आगे जो आपका पॉइंट आता है वो आता है शिशन, और शिशन के बारे में जानकारी लेते हैं। शिशन जो होता है वो एक बेलनाकार आकृति का होता है, बेलनाकार आकृति का होता है। ठीक है, ये मैथुन करने के कार्य करता है, और मैथुन करने के कार्य, मैथुन जब करता है तो ये मादा जननांगों तक, मादा जननांगों तक शुक्राणुओं को छोड़ता है। ठीक है भैया, शुक्राणुओं को मादा जननांगों तक छोड़ने का कार्य करता है, वो शिशन करता है। और किस क्रिया में करता है? मैथुन करने की। जब मैथुन होता है तो मादा जननांगों में अपने शुक्राणुओं को छोड़ने का कार्य करता है, तथा ये वृषण के ठीक ऊपर
वृषण के ठीक ऊपर लटका हुआ रहता है। ठीक है भैया, और वैसे साधारण ही लटका रहेगा, लेकिन जब मैथुन करेंगे तो ये तन्य अवस्था में आ जाता है। ठीक है भैया, आगे आता है जनन मार्ग। और जो जनन मार्ग होता है वो एक जनन मार्ग जो होता है वो श्वसन के द्वारा होता है। भैया जो जनन मार्ग होगा वो श्वसन के द्वारा संभव होगा। ठीक है, आगे देखिए प्रोस्टेट ग्रंथि। और प्रोस्टेट ग्रंथि जो है प्रोस्टेट ग्रंथि के द्वारा जनन मार्ग के दोनों ओर, या आप ऐसे कह सकते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि जो है वो जनन मार्ग होता है, और जनन मार्ग, ठीक है, जनन मार्ग हम श्वसन को कहते हैं, और जनन मार्ग के दोनों ओर अखरोट की आकृति, अखरोट नाम सुना होगा आपने, तो एक खाने की वस्तु है, ठीक है ना, उसके आकार की जनन मार्ग के दोनों ओर पाई जाती है। और प्रोस्टेट ग्रंथि से निकलने वाला प्रोस्टेट द्रव, और प्रोस्टेट ग्रंथि से कौन सा द्रव निकलेगा, वो होगा प्रोस्टेट द्रव निकलता है। और ये प्रोस्टेट जो द्रव होता है वो शुक्राणुओं को पोषण तथा गति प्रदान करता है। ठीक है भैया, देख लीजिए एक बार फिर, प्रोस्टेट ग्रंथि जनन मार्ग के दोनों ओर पाई जाती है, किस आकृति में, अखरोट की आकृति में पाई जाती है, और इस ग्रंथि से प्रोस्टेट द्रव निकलता है, और यह द्रव शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है तथा गति प्रदान करता है। ठीक है भैया, अगला जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा मादा जनन तंत्र, और मादा जनन तंत्र हम कल पढ़ते हैं। ठीक है भैया, जब तक के लिए नमस्कार।